इसे प्लेटफॉर्म पर बैठे 10 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक पुलिस की पूरी गार्ड प्लेटफॉर्म पर नमूदार हुई। इसके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था। कमांडो शेर खान ने पुलिस को देखा तो खामोशी से बेंच पर से उठा और दूसरे सिरे के कोने की तरफ चल पड़ा। वो चंद कदम ही चला था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, ठहर जाओ, कौन हो तुम? कमांडो शेर खान भागने की पोजीशन में नहीं था। इसके पीछे पूरी मुसल्लह पुलिस पार्टी थी जो इस पर फायर कर सकती थी, क्योंकि हालात गैर मामूली और हंगामी थे। शेर खान रुक गया। इसने पीछे देखा। पुलिस इंस्पेक्टर 3 सिपाहियों के साथ इसके पास आकर बोला, कौन हो तुम? शेर खान ने कहा, मुसाफिर हूँ, दिल्ली जाने वाली ट्रेन के इंतजार में हूँ। कहाँ से आए हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। कमांडो शेर खान ने बड़े एतमाद के साथ जवाब दिया, ग्वालियर में रात की ट्रेन से आया था। यहाँ एक दोस्त से मिलना था। यहाँ आकर पता चला कि मेरा दोस्त बम्बई गया हुआ है, चुनाचा वापस स्टेशन पर आ गया हूँ और दिल्ली जाने वाली ट्रेन के इंतजार में हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक सिपाही से शेर खान की तलाशी लेने को कहा। इसने शेर खान की तलाशी ली और बोला, सर 200-250 रुपये हैं और ग्वालियर से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट है। पुलिस इंस्पेक्टर शेर खान को बड़ी गहरी निगाहों से देख रहा था। ऐसे लग रहा था इसे शेर खान पर कुछ शक पड़ गया है। इसने शेर खान से इसका नाम पूछा तो शेर खान ने कहा, मेरा नाम अब्दुल गनी है। मेरा दिल्ली में सर्जरी के सामान का छोटा सा बिजनेस है, मगर तुम दिल्ली के नहीं लगते। तुम्हारा उर्दू बोलने का लहजा बता रहा है कि तुम पंजाबी हो। पुलिस इंस्पेक्टर ये कहकर शेर खान को घूरने लगा। शेर खान बोला, मैं असल में पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुआ था। मेरे वालिद साहब कारोबार के सिलसिले में वहाँ मुकीम थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। शेर खान ने एक आम भारतीय शहरी की तरह एहतजाज करते हुए कहा, आप मुझे किस जुर्म में पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, ये तुम्हें थाने पहुंचने के बाद मालूम हो जाएगा। और इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शेर खान को पुलिस स्टेशन ले चलो। पुलिस की गाड़ी ग्वालियर स्टेशन के बाहर खड़ी थी। शेर खान एहतजाज करता चला गया, मगर इस पर किसी ने ध्यान न दिया। सिपाहियों ने जो राइफलों से मुसल्ले थे, शेर खान को हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बिठाया और गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। शेर खान समझ गया था कि वो मुसीबत में फंस चुका है और अगर इसने रास्ते में फरार होने की कोशिश न की तो फिर इसका बचना मुहाल हो जाएगा। मगर पुलिस की वैगन बिल्कुल बंद थी। इसके दाएं बाएं मुसल्ले सिपाही बैठे थे। वैगन का एक ही दरवाज़ा था जो बंद कर दिया गया था और वहाँ भी एक राइफल बरदार सिपाही बैठा पहरा दे रहा था। फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। कमांडो शेर खान को इस बात की परवाह नहीं थी कि भारतीय फौजी पूछगछ के दौरान इस पर तशद्दुद करेंगे। तशद्दुद को सब्र और इस्तकामत से बर्दाश्त करना कमांडो शेर खान की तरबियत का हिस्सा था और इसने दुश्मन के हर किस्म के तशद्दुद का हमेशा सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त किया था और कभी कोई राज दुश्मन को नहीं बताया था। इसे अगर परेशानी होती तो सिर्फ इस बात की कि कश्मीर के महाज पर इसकी ज़रूरत थी और कमांडो तुराबी ने खास तौर पर खुफिया पैगाम झांसी भेजकर इसे और मुजाहिद शाहिद अली को बुलवाया था। यकीनन ये कोई अहम तरीन और ख़तरनाक मिशन था जिसकी खातिर इन दोनों कमांडोज को महाज पर बुलवाया गया था। मुजाहिद शाहिद अली तो दुश्मन की हिरासत में था। अब कमांडो शेर खान के लिए लाजमी हो गया था कि जितनी जल्दी हो सके कश्मीर के महाज पर कमांडो तुराबी से जाकर मुलाकात करे। लेकिन बदकिस्मती से शेर खान खुद पुलिस के फंदे में फंस गया था। इन्हीं ख्यालों में उलझा कमांडो शेर खान भारतीय पुलिस के नरगे में बैठा था और फरार की तरकीबों पर गौर कर रहा था। पुलिस की वैगन ग्वालियर शहर की सड़कों पर से गुजरती हुई पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद कमांडो शेर खान को एक कमरे में ले जाया गया जहां पुलिस इंस्पेक्टर ने इसे इब्तदाई पूछताछ शुरू कर दी। शेर खान ने अपनी जुबान बंद रखी और इसके सिवाय कुछ न बताया कि वो कश्मीरी मुजाहिद नहीं है और दिल्ली में कारोबार करता है और अपने दोस्त से मिलने ग्वालियर आया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने शेर खान से इसका दिल्ली का एड्रेस पूछा। शेर खान के गिर्द तफ्तीश का दायरा तंग हो रहा था। वो जानता था कि इसके बताए हुए जाली पते पर दिल्ली पुलिस तहकीकात करेगी और इन्हें मालूम हो जाएगा कि ये पता नकली है। लेकिन कमांडो शेर खान को हर हाल में कोई ना कोई पता बताना था। इसने एक झूठा पता बता दिया, यानी जिस नाम का कोई मोहल्ला दिल्ली में नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर ने एड्रेस नोट किया और चला गया। इसी वक्त इसने दिल्ली CID पुलिस हेडक्वार्टर में फ़ोन किया और शेर खान को बताया हुआ पता लिखवा दिया और हिदायत की कि इस पते पर मालूम किया जाए कि कोई अब्दुल गनी नाम का बिजनेसमैन रहता है या नहीं। दोपहर से पहले दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ोन आ गया और पुलिस इंस्पेक्टर को बता दिया गया कि एड्रेस झूठा है। दिल्ली में इस नाम का कोई मोहल्ला नहीं है और अब्दुल गनी नाम का कोई बिजनेसमैन नहीं रहता। इस इत्तला के बाद ग्वालियर के हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि ये आदमी यानी कमांडो शेर खान पाकिस्तानी जासूस है। वो शेर खान की कोठरी में आकर कहने लगा, तुम्हारे झूठ का पोल खुल गया है। बेहतर यही है कि तुम सीधी तरह हमें बता दो कि डैम की तखरीबकारी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था और ये दहशतगर्द कहाँ रोपोश है। कमांडो शेर खान समझ गया कि खेल ख़त्म हो गया है, लेकिन इसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कश्मीरी मुजाहिद है, पाकिस्तानी जासूस नहीं है और ग्वालियर में सैर व सियाहत करने आया था।
मगर ये कोई मजबूत दलील नहीं थी। कमांडो शेर खान को कोई मजबूत दलील देने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो जानता था कि भारतीय पुलिस इसकी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। अब शेर खान की सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज थी कि फरार कैसे हुआ जाए। दूसरी तरफ हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर को जब यकीन हो गया कि शेर खान पाकिस्तानी जासूस ही है तो इसने बेहतर यही समझा कि इसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा अहम केस बन चुका था। चुनांचे पुलिस इंस्पेक्टर ने ग्वालियर मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन बद्री प्रसाद को फ़ोन करके इसे सारी बात बयान की और कहा कि ये बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तानी जासूस लगता है और इसकी ज़ुबान सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस ही खुलवा सकती है। कैप्टन बद्री प्रसाद ने जवाब में कहा, तुम लोगों ने अगर कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा था तो इसे फ़ौरन फ़ौज के हवाले क्यों नहीं किया? इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हालात किस कदर संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं? हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने डरते हुए माजरत पेश की और कहा, सर मुझसे गलती हो गई, मैं अभी पाकिस्तानी जासूस को आपके हेडक्वार्टर भिजवा रहा हूँ। पाकिस्तानी जासूस को मुसल्ले गार्ड की हिरासत में हथकड़ी लगाकर भेजा। अगर वो रास्ते में फरार हो गया तो तुम्हें और तुम्हारे सारे स्टाफ को जेल भिजवा दूंगा। और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन बद्री प्रसाद ने टेलीफोन बंद कर दिया। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने इसी वक्त कमांडो शेर खान को हथकड़ी लगवाई और इसे पूरे मुसल्ले पुलिस गार्ड के साथ खुद अपनी निगरानी में लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में पहुंच गया। ग्वालियर में मिलिट्री पुलिस का हेडक्वार्टर भी ग्वालियर के किले में ही था। कमांडो शेर खान को किले की एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। छोटी सी अंधेरी कोठरी, दीवार पर एक बत्ती जल रही थी। इसकी रोशनी कोठरी के अंधेरे को दूर नहीं कर रही थी। फर्श पर एक तरफ घास फूस बिछा हुआ था। शेर खान की हथकड़ी उतार दी गई थी, मगर इसके पाँव में लोहे के 2 कड़े डाल दिए गए थे, जिससे चलने में इसे सख्त दिक्कत हो रही थी। संतर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर शायद चला गया था या बाहर ही बैठा पहरा दे रहा था। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कोठरी में छत के पास एक रोशनदान था जिसमें लोहे की सलाखें लगी हुई थी। इनमें से दिन की फीकी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। इससे कमांडो शेर खान ने अंदाजा लगा लिया कि इस कोठरी की दूसरी तरफ कोई और कोठरी नहीं है, बल्कि खुली जगह है। वो दीवार से लगकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो अचानक किसी मुसीबत में फंस गया है। इस पर जो तशद्दुद किया जाने वाला था, शेर खान इससे नहीं घबराता था। इसे सिर्फ इस बात का अफसोस था कि इसका कश्मीर के महाज पर पहुंचना जरूरी था। कमांडो तुराबी ने इसे किसी नहायत अहम मिशन के लिए पैगाम भिजवाया था, लेकिन अब वो दुश्मन की कैद में था, जहां से इसे हर हालत में फरार तो जरूर होना था, लेकिन इतनी जल्दी फरार नहीं हो सकता था। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने किले के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के कैप्टन बद्री प्रसाद को जाकर रिपोर्ट की कि पाकिस्तानी जासूस को बहिफाजत किले में पहुंचा दिया गया है। इस वक्त कैप्टन बद्री प्रसाद फोन पर किसी से बात कर रहा था। चंद लम्हों के बाद इसने फोन बंद किया और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, झांसी में भी एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। लगता है इन दोनों पाकिस्तानी जासूसों का ताल्लुक इस गिरोह से है जिसने रोहितगढ़ का डैम उड़ाया है। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर हम इन पाकिस्तानी जासूसों से इनके गिरोह का पता लगा लेंगे। कैप्टन बद्री प्रसाद कुछ सोचते हुए बोला, भगवान जाने, ये पाकिस्तानी और कश्मीरी मुजाहिद की इस मिट्टी के बने हुए हैं। टॉर्चर सहते सहते मर जाते हैं मगर जुबान नहीं खोलते, कुछ नहीं बताते। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, सर हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कैप्टन बद्री प्रसाद ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ नजरें उठाते हुए कहा, हमने इन लोगों पर सब तरीके आजमा कर देख लिए हैं, ये कुछ नहीं बताते। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर आप 2 दिन के लिए इस पाकिस्तानी जासूस को मेरे सुपुर्द कर दें, मैं इससे सारे राज उगलवा लूंगा। कैप्टन बद्री प्रसाद ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम अपना सीक्रेट ऑपरेशन आज ही शुरू कर सकते हो। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने कमांडो शेर खान को अपनी अमलदारी में ले लिया और 1 घंटे के अंदर अंदर इसे पुलिस हेडक्वार्टर के खुफिया टॉर्चर सेंटर में पहुंचा दिया गया। ये टॉर्चर सेंटर ग्वालियर शहर से कुछ फासले पर जंगल में एक टीले पर वाक़ था। ये टॉर्चर सेंटर खुफिया पुलिस वालों में मुर्दा खाने के नाम से मशहूर था। इसकी वजह यह थी कि यहाँ जिस शख्स को भी पूछगछ के लिए लाया जाता था, इसकी लाश ही वहाँ से बाहर निकलती थी। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर जिसने कमांडो शेर खान को गिरफ्तार किया था, इस टॉर्चर सेंटर का इंचार्ज था। यहाँ एक खुफिया टॉर्चर सेल था। सेल एक कोठरी की शक्ल का था। इसके अंदर क्या होता है सिवाय चंद एक पुलिस ओहदेदारों के और किसी को कुछ मालूम नहीं था। रात के वक्त लोगों ने इस कोठरी से इंसानों की बड़ी दर्दनाक चीखें बुलंद होती ही सुनी थी। कमांडो शेर खान को ग्वालियर के किले से निकालकर इस नए खुफिया टॉर्चर सेंटर के टॉर्चर सेल में बंद कर दिया गया। शेर खान ने देखा कि इस कुशादा काल कोठरी के कोने में एक कबरनुमा गड्ढा खोदा हुआ है। दीवार के साथ 3-4 आहिनी जंजीरें लटक रही थी जिनके सिरों पर लोहे के कड़े लगे हुए थे। शेर खान समझ गया कि ये अजियत देने के हालात ही हैं। इसने अपने आप को हर किस्म के तशद्दुद के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर लिया हुआ था। अगर वो कुछ सोच रहा था तो यही सोच रहा था कि वहाँ से फरार होकर कश्मीर के महाज पर कैसे पहुँचा जाए। इस खौफनाक टॉर्चर सेल में शेर खान को आए 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि पुलिस इंस्पेक्टर 2 हट्टे-कट्टे आदमियों के साथ कोठरी में आ गए। एक मुसल्ले संतरी राइफल लिए कोठरी के दरवाजे पर खड़ा हो गया। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर दीवार के साथ लगे स्टूल को खींचकर कमांडो शेर खान के करीब होकर बैठ गया और बोला, देखो भाई, मैं जानता हूँ
कि तुम लोग अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। तुमको मैं बुरा नहीं कहता, तुम अपना फर्ज पूरा कर रहे हो, लेकिन ज़रा सोचो कि हमें भी अपनी धरती माता की रक्षा करनी है, हमें भी अपना फर्ज पूरा करना है। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इसने कमांडो शेरखान की जानिब झुककर पूछा। कमांडो शेरखान सब समझ रहा था। इस हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर का असल मतलब क्या है, इसने बड़े एतमाद के साथ कहा। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर बज़ाहिर खुश होकर बोला, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमारी मजबूरी को समझ जाओ। अब देखो ना, हम बड़ी आसानी से तुम्हें गोली मारकर इस गड्ढे में दबा सकते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ से तुम फरार भी नहीं हो सकते। हम तुम्हें इस तरह भी हलाक कर सकते हैं कि एक दिन तुम्हारा एक बाजू काट दें, दूसरे दिन दूसरा बाजू काट दें, तीसरे दिन तुम्हारी एक टांग काट दें, चौथे दिन अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हारी दूसरी टांग भी काट डालें। तुम कुछ नहीं कर सकते, या तुम कुछ कर सकते हो? हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर एक बार फिर कमांडो शेरखान की जानिब झुक गया था। कमांडो शेरखान ने आहिस्ता से कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा खुदा जो चाहे कर सकता है। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने कमांडो शेरखान के शाने पर हाथ रखकर कहा, शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। खुदा अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो, ये भारत में तुम्हारे खुदा का नहीं, हमारे भगवान का हुक्म चलता है। और हमारे भगवान ने ही हमें हुक्म दिया कि अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके इस गड्ढे में फेंक देंगे। लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी है, तुम नौजवान हो, अभी तुमने जवानी की कई बहारें देखनी है। कमांडो शेरखान ने झंझलाते हुए कहा, तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मेरे जिस्म के 1001 टुकड़े कर दो। अब आगे बात करो। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने बड़ी मक्कारी के साथ कहा, नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं तो तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। बस मेरी एक छोटी सी बात मान लो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे दूसरे साथी रोहितगढ़ का डैम तबाह करने के बाद कहाँ छुपे हुए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने शेरखान के शाने को आहिस्ता से दबाते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना वचन देता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने अपने साथियों के नाम पते मुझे बताए थे। मैं तुम्हें इसी वक्त आज़ाद कर दूंगा और मेरे आदमी खुद तुम्हें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। कमांडो शेरखान मुस्कुराया, कहने लगा, तुम जिस मकरो फरेब से काम ले रहे हो मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। याद रखो, तुम्हारा कोई हथकंडा मुझ पर नहीं चलेगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने स्टूल पर से उठते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसने करीब खड़े हट्टे कट्टे आदमियों को इशारा किया। उन्होंने इसी लम्हे शेरखान को पकड़कर इसके दोनों हाथों में जंजीर के साल लगे हुए आहिनी कड़े डाले और इसे दीवार के साथ लटका दिया। कमांडो शेरखान इससे भी ज्यादा अजियतनाक तशद्दुद बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। शेरखान दीवार के साथ इस तरह लटका हुआ था कि इसके दोनों पाँव फर्श से 2 फीट ऊंचे थे, इसके दोनों बाजू फैले हुए थे। एक हट्टे कट्टे आदमी ने अपनी कमर के गिर्द लिपटा हुआ चमड़े का हंटर खोला और इसे ही शेरखान के जिस्म पर बरसाना शुरू कर दिया। शेरखान खामोशी से हंटर की ज़रबे सहता रहा। तरबियत के मुताबिक इसने सांस को कंट्रोल में करके अपने जिस्म को सुन्न करना शुरू कर दिया था ताकि तशद्दुद की अजियत का एहसास कम से कम हो। जब हट्टा कट्टा आदमी काफ़ी हंटर बरसा चुका तो पुलिस इंस्पेक्टर ने इशारे से इसे रोक दिया और वो लोग शेरखान को दीवार के साथ लटका हुआ छोड़कर चले गए। शेरखान के जिस्म का सारा बोझ इसकी कलाइयों पर पड़ रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता सुन होने लगी थी। लेकिन सुन होने के अलावा यह खतरा भी था कि दोनों कलाइयाँ शेरखान के बाजू से अलग हो सकती थी। लेकिन हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर शेरखान पर एक और तरकीब भी आजमाना चाहता था। कुछ देर बाद वो दोबारा कोठरी में आ गया। दोनों जल्लाद इसके हमरा थे। शेरखान को ऐसे लग रहा था कि इसकी दोनों कलाइयाँ इसके बाजू से अलग होने ही वाली हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने इशारा किया। हट्टे कट्टे जल्लादनुमा आदमी ने आगे बढ़कर शेरखान को दीवार से उतार दिया और इसकी कलाइयाँ लोहे के कड़ों में से निकाल दी। शेरखान बेबसी की हालत में फर्श पर ढेर हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर इसके पास बैठकर शेरखान की कलाई को बड़ी मोहब्बत से सहलाते हुए बोला, भाई, मैं इतने खूबसूरत सेहतमंद हाथों को तुम्हारे बाजुओं से अलग होते नहीं देख सकता, लेकिन अगर तुमने मजबूर किया तो फिर तुम्हारे हाथों के साथ तुम्हारा सर भी तुम्हारी गर्दन से अलग किया जा सकता है। क्या ख्याल है? इसने शेरखान का चेहरा ऊपर उठाते हुए पूछा। शेरखान की तवानाई वापस आ चुकी थी। इसने कहा, तुम मेरी गर्दन एक बार तो क्या, अगर 10 बार भी मेरे जिस्म से अलग कर दोगे तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस इंस्पेक्टर मक्कारी से मुस्कुराने लगा, बोला, भाई, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने। पुलिस इंस्पेक्टर अपने जल्लादों को लेकर कोठरी से निकल गया। कोठरी को बंद कर दिया गया। कमांडो शेरखान की कलाइयों की हड्डियां फोड़ों की तरह दुख रही थी। इसने वहीं बैठे बैठे दोनों हाथों को अपने बगलों में दबाया और मजीद सिमट कर बैठ गया और खुदा को याद करने लगा। इस वक्त भी शेरखान के जहन में यही एक सवाल गर्दिश कर रहा था कि वो वहां से किस तरह फरार होने के बाद कश्मीर के महाज पर पहुंच सकता है। 2 घंटों के बाद शेरखान को खाने के लिए 2 सूखी रोटियां और पानी का एक कटोरा दिया गया। शेरखान ने खामोशी से रोटियां जहर मार की और सोचने लगा कि इस अजाब घर से कैसे फरार हुआ जाए, लेकिन वहां से फरार का कोई रास्ता नहीं था। सारा दिन गुजर गया। रात को इसे फिर 2 सूखी रोटियां और पानी का कटोरा दिया गया। रात का पहला पहर गुजर रहा था।
कि कोठरी का दरवाज़ा खुला और वही 2 जल्लाद एक स्ट्रेचर घसीटते कोठरी में दाखिल हुए। स्ट्रेचर के ऊपर एक बेहिसो हरकत इंसानी जिस्म पड़ा था जिस पर चादर डाली हुई थी। ये कोई लाश ही हो सकती थी, शेर खान ने सोचा। स्ट्रेचर के अंदर आते ही कोठरी में एक नागवार बू फैलने लगी। दोनों जल्लादों ने लाश के ऊपर से चादर हटा दी। बिजली की मदद रोशनी में कमांडो शेर खान ने देखा कि यह किसी मर्द की बिल्कुल उरियां लाश है जिसने फूलना शुरू कर दिया है और ये बदबू इसके जिस्म में से निकल रही है। दोनों आदमियों ने लाश को गड्ढे में उतर कर लिटा दिया। इसके बाद शेर खान के दोनों हाथ और पांव रस्सी से बांधे और इसे उठाकर गड्ढे में लाश के ऊपर फेंक दिए। कमांडो शेर खान फूली हुई लाश के ऊपर जाकर गिरा। इसके फौरन बाद दोनों जल्लादों ने एक तरफ से पत्थर की भारी सील को खींचकर गड्ढे के ऊपर रखकर गड्ढे को बंद कर दिया। पत्थर की भारी सील के रखने के बाद इस कबल नुमा गड्ढे में अंधेरा छा गया। कमांडो शेर खान फूली हुई बदबूदार लाश के ऊपर पड़ा था। हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो लाश पर से उठ नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से वो खिसक खिसक कर गड्ढे की दीवार के साथ लग गया, मगर इसका आधा जिस्म लाश के ऊपर ही था। पत्थर की सील के बंद हो जाने के बाद गड्ढे में इतनी बू जमा होने लगी थी कि शेर खान के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस किस्म की अजियत इसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन इसे इस अजियत को भी सब्र इस्तकामत से बर्दाश्त करना था। इसके साथ ही साथ कमांडो शेर खान फरार के बारे में भी मुसलसल सोच रहा था। एक लम्हे के लिए भी इसके जहन में से ये ख्याल महफ नहीं हुआ था कि इसे कश्मीर के महाज पर पहुंचना है। हालांकि वहां से फरार बज़ाहिर नामुमकिन लगता था, लेकिन एक जाबाज कमांडो सच्चे मुसलमान की तरह अपनी सलाहियत और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। हर मुसलमान की तरह एक मुसलमान कमांडो का भी यही ईमान होता है कि हालात ख्वाह कितने ही ख़राब क्यों ना हो जाए, अगर दिल में ईमान की शमा रोशन है और रूह की कुव्वत अमल जिंदा है तो अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि जिसका इंसान को वहमो गुमान तक नहीं होता। शर्त सिर्फ ये है कि इंसान का अमल अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, अपनी गर्ज और मफाद के वास्ते न हो। कमांडो शेर खान भी एक सच्चा कमांडो था। इसका किरदार हमेशा बेदाग और पाक रहा था। वो सिर्फ अल्लाह और इसके दीन इस्लाम के सरबुलंदी के लिए मसरूफ़ जिहाद था। जब से वो जिहाद में शरीक हुआ था, इसने हर अमल अल्लाह के लिए किया और इसके किसी भी अमल में इसकी ज़ाती गर्ज शामिल नहीं थी। यही वजह थी कि इसने मुश्किलात पर हमेशा फतह पाई थी। इसे अब भी यकीन था कि अल्लाह का हुक्म इसे काफरों के खिलाफ लड़ने के लिए कश्मीर के महाज पर बुला रहा है और दुनिया की कोई ताकत इसे वहाँ जाने से नहीं रोक सकती। कमांडो शेर खान कुरान पाक में अल्लाह के इस फरमान को भी नहीं भूला था कि अल्लाह सिर्फ इनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह पाक के इस फरमान को याद करते हुए कमांडो शेर खान ने अपनी तमाम खोई हुई तवानाइयों को यकजा किया और दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और लाश के ऊपर दीवार से लगकर बैठे बैठे अंधेरे में ऊपर की जानिब देखा। ऊपर गड्ढे का मुंह पत्थर की भारी सील से बंधा हुआ था और गड्ढे में घूपा दे रहा था। शेर खान की कलाइयाँ अभी तक दर्द कर रही थी। वो लाश पर घुटने टिका कर बैठ गया। इसने सबसे पहले ख़ास तकनीक से अपने बंधे हुए हाथ आज़ाद किए, फिर अपने पाँव खोले। इसके बाद शेर खान ने दोनों हाथों से पत्थर की सिल को हिलाने की कोशिश की। पत्थर की सिल अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। कमांडो शेर खान हिम्मत हारने वाले लोगों में से नहीं था। कलाइयों की दर्द की वजह से वो जिस्म की पूरी ताकत से काम नहीं ले रहा था। इसके बावजूद वो मुसलसल कोशिश करता रहा। आखिरकार पत्थर की सिल अपनी जगह से खिसकने लगी। सिल को खिसकता देखकर कमांडो शेर खान के अंदर एक नया हौसला, एक नया वलवला पैदा हो गया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो पत्थर की सिल को इतना खिसकाने में कामयाब हो गया कि वो गड्ढे से बाहर निकल सकता। गड्ढे से बाहर निकलते ही इसे काफी हद तक लाश की तेज बू से निजात मिल गई, लेकिन इसके जहन में कुछ और ही प्रोग्राम था। इसका यह मंसूबा कामयाब हो चाहे ना हो, लेकिन इसने अपने सोचे हुए मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया था। गड्ढे से बाहर आने के बाद इसने पत्थर की सिल को गड्ढे के मुंह से मजीद खिसकाना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर सिल को इस तरह खिसका रहा था कि इसकी आवाज़ पैदा हो। कोठरी में घुप अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ सलाखदार रोशनदान में से तारों की बहुत फीकी बेमालूम सी रोशनी अंदर आ रही थी, जो छत के नीचे आते आते गायब हो जाती थी। कोठरी में बमुश्किल ही कुछ दिखाई देता था। 2-3 मरतबा जब सिल के खिसकाने की आवाज़ पैदा हुई तो कोठरी के बंद दरवाजे के बाहर जो संतरी पहरे पर खड़ा था, इसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। आवाज़ कोठरी के अंदर से आ रही थी। कोठरी में बंद कैदी की निगरानी की जिम्मेदारी इसकी थी। संतरी ये भी जानता था कि कैदी को लाश वाली घड़ी में बंद किया गया था। तीसरी बार इसने अंदर से आती आवाज़ को सुना तो दरवाजे के साथ कान लगा दिए। अंदर से एक बार फिर हल्के हल्के शोर की आवाज़ आई। संतरी ने दरवाज़ा खोला और राइफल सीधी किए कोठरी में दाखिल होकर आंखें खोलकर देखने लगा। कमांडो शेर खान इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। वो संतरी के अंदर दाखिल होने से पहले ही दरवाजे के पास दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया था। संतरी अंधेरे में इसके बिल्कुल करीब से होकर गुजरा। इसकी आंखें गड्ढे पर लगी हुई थी। कोठरी की तारीकी में संतरी को गड्ढे के मुंह से थोड़ी सी खिसकी हुई सिल अभी नजर नहीं आई थी। कमांडो शेर खान इससे ज्यादा संतरी को मोहलत नहीं दे सकता था। इसे जो कुछ करना था इसी लम्हे इसी घड़ी कर गुजरना था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।